वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बेहतरीन। चलिए अच्छी बात। तो आज बच्चों हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 9। इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 9 की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 9 की जो पहली टॉपिक हम लोगों की होने वाली है वो टॉपिक है टॉर्क by an electric dipole in uniform electric field। बच्चों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं एंड डेरिवेशन से भी इस पे क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। मैं इस डायरेक्टली कभी कभार क्वेश्चंस ये आया है या फाइंड करो कि अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो वो कितने टॉर्क को एक्सपीरियंस कर रहा है। और टॉर्क की अगर बात कर रहे हैं तो टॉर्क के बारे में आप लोगों को क्लास 11th में परिचित करा दिया गया है। और फिर कहोगे सर क्यों 11th की बात करते हो, 11th में हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन फिर भी टॉर्क के बारे में आप लोगों को याद दिला दें कि टॉर्क आप लोगों को बताया गया था, टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ एंड टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये चीजें आपको बताई गई थी और इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग और टॉर्क फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं दीपक कुशवाहा आप लोगों की बहुत ही खूबसूरत एजुकेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो बनाते हैं खूबसूरत सा डायग्राम और टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं कि टॉर्क कितना मिलेगा अगर कोई भी डाइपोल किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। तो आप चीजें ध्यान रखोगे, ये टॉर्क किसके लिए कैलकुलेट किया जा रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। सपोज कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया गया इस तरीके से। ठीक है, और इसमें एक डाइपोल हमने प्लेस कर दिया। डाइपोल प्लेस किया तो डाइपोल आपको मालूम है माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये डाइपोल है तो इसकी लेंथ भी हमने सपोज कर ली। लेंथ भी क्या सपोज कर ली कि लेंथ कितनी है? 2r की लेंथ है। जो लेंथ आपको स्टार्टिंग से माना गया था वही लेंथ हमने मान लिया। इसका एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट अगर है तो मिड पॉइंट तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी। और ये भी लेंथ कितनी आपको मिल जाएगी? r मिल जाएगी। यहां तक क्लियर है। अब ये जो डाइपोल है, डाइपोल को प्लेस किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज अगर प्लेस किया जाता है तो वो क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो पॉजिटिव क्यू चार्ज की बात करें तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? तो पॉजिटिव क्यू पे जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है। और फोर्स आपको मालूम है E इंटू क्यू के इक्वल होता है, क्योंकि आपको बताया गया है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो यहां से आपको F की वैल्यू मिल जाएगी E इंटू क्यू। उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है इस पर, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? E इंटू क्यू। ठीक है, तो ये फोर्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसकी लेंथ आपको मालूम है 2r की है। अब हम बात करते हैं कि ये जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने एंगल पे प्लेस किया गया है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज कर लेते हैं कि इसको जो प्लेस किया गया है वो थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। ठीक है, अब देखो कि नेट फोर्स की अगर हम बात करते हैं कि इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो नेट फोर्स क्या होता है? फोर्स बाय पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड फोर्स बाय नेगेटिव क्यू चार्ज। अब यहाँ पे देख रहे हो कि फोर्स दोनों का बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। मीन्स एफ नेट की अगर हम बात कर रहे होंगे तो एफ नेट इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0। मीन्स इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे या कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया होगा तो उस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? 0 लग रहा होगा। ठीक है, फोर्स 0 लगने का मतलब क्या हो गया?
कि ये जो डाइपोल है न ही लेफ्ट में मूव कर सकता है न ही अप डाउन मूव कर सकता है। मीन्स इसका मतलब ये हो गया ये पूरी तरह से ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर सकता, कभी भी इधर नहीं जा सकता, कभी भी ऊपर नीचे नहीं जा सकता। लेकिन आप ये मुझे बताओ, एक जनरल सा एक हल्का सा एक एक्सपेरिमेंट टाइप में लेते हैं। मान लेते हैं कि ये डाइपोल है, ठीक है। आपने यहाँ से एक रस्सी बांधी, एक रस्सी यहाँ से बांधी, ठीक है, और इधर भी खींचना स्टार्ट किया, इधर भी खींचना स्टार्ट किया, तो ये क्या करेगा? ये घूमना स्टार्ट करेगा। ये मोशन तो नहीं कर रहा होगा, इस तरह नहीं कर रहा होगा, लेफ्ट राइट नहीं जा रहा होगा, लेकिन रोटेशनल मोशन कर रहा होगा, ठीक है। अब इसकी हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे ये फिक्स है, ठीक है। एक फोर्स लगा है इधर, एक फोर्स इधर लगा है। ये फोर्स क्या कर रहा होगा? इस डाइपोल को इधर मूव करा रहा होगा, और ये फोर्स क्या कर रहा होगा? इसको इधर मूव करा रहा होगा। और जब मूव करा रहा होगा तो रोटेशनल मोशन हो रहा होगा, एंड वेयर देयर इज रोटेशनल मोशन देयर मस्ट बी टॉर्क। वहां पे क्या होगा? टॉर्क होगा। तो टॉर्क की अगर बात करें तो टोटल टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क बाय पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लस टॉर्क बाय नेगेटिव क्यू चार्ज, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। टोटल चार्ज को हम मान लेते हैं, टोटल टॉर्क को मान लेते हैं टाउ, एंड पॉजिटिव क्यू चार्ज से जो टॉर्क मिल रहा है सपोज टू बी T1 टाउ 1, एंड इसको मान लेते हैं टाउ 2। ये क्लियर है? मान लिया गया कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। पहला पढ़ाव तो हम लोग पार कर चुके हैं कि टाउ जो मिल रहा होगा वो टाउ 1 प्लस टाउ 2 के इक्वल होगा। तो बात आ जाती है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टाउ 1। तो उसके लिए बेसिक फॉर्मूला हम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। अगर क्यू चार्ज से हम टॉर्क निकालना है तो फोर्स तो ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर बात कर रहे होंगे बच्चों, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मिलेगा? ये डिस्टेंस आपको परपेंडिकुलर मिलेगा, इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये डिस्टेंस कितनी थी? r है, लेंथ r है, r ये है, ये थीटा दिया हुआ है। तो इस कंपोनेंट की बात करोगे तो ये आपका r cos थीटा में ब्रेक करेगा और ये r sin थीटा है। मीन्स ये जो लेंथ है आपको क्या मिल जाएगी? r sin थीटा। ये क्लियर है? उसी तरीके से इसमें अगर डिस्टेंस ले रहे होगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा, और ये डिस्टेंस भी आपको क्या मिल जाएगी? r sin थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमको मिल चुकी है और फोर्स भी हमें मिल चुका है, ठीक है। तो अब देखिए टाउ इक्वल टू क्या मिल गया? टाउ 1 फोर्स क्या है? E इंटू क्यू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो कितना है? r sin थीटा। उसी तरीके से टाउ 2 की बात करें, ये भी कितना है? E क्यू इंटू r sin थीटा। इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 2EQ r sin थीटा। ये मिल गया आपको रिजल्टेंट टॉर्क बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्लेस किया होगा तो हमें टॉर्क कितना मिलेगा? 2EQ r sin थीटा। अब थोड़ा सा इसके साथ हम लोग कुछ इसको सजाते हैं। टाउ मिल गया, इसको अरेंज करो, इसको हम लिख रहे हैं Q इंटू 2R इंटू E sin थीटा लिखा जा सकता है, बस इधर उधर किया है हमने, ठीक है। अब Q इंटू 2R से आप लोग परिचित हो, Q इंटू 2R बताया गया था, ये क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। तो टाउ को क्या लिख सकते हैं? P E sin थीटा, एंड दिस इज द रिजल्टेंट टॉर्क which is produced whenever dipole is placed in uniform electric field। और इस फार्मूला को आप याद रखोगे क्योंकि इस फार्मूले पे ही आपके क्या होंगे? सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे और डेरिवेशन भी करना होगा, तो एटलीस्ट कम से कम यहाँ तक लेके आपको आना होगा। अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही होगी, ये जो टॉर्क है, ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? P क्रॉस E। इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में लिखा जा सकता है क्योंकि जब भी कोई क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं तो साइन थीटा उसमें आता था, इसलिए इस फॉर्मूले को हम क्या लिख दिए? टाउ इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे अब बनाते हैं हम लोग कुछ केसेस। वो केसेस क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। पी तो आपका क्या है? डाइपोल मोमेंट है जो कांस्टेंट है। ई की बात करें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी चेंज नहीं हो रहा होगा। डिपेंड किस पे कर रहा होगा? साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो केसेस की हम लोग बात करते हैं। केस फर्स्ट, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट केस है। केस ये है फॉर मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क की अगर हम बात कर रहे होंगे, जिसे टाउ मैक्स लिखा जा सकता है, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम रखेंगे, टॉर्क हमें मैक्सिमम मिल जाएगा। वी हैव टू टेक maximum value of sin theta, maximum value of sin theta, that is sin theta equal to 1 लेना पड़ेगा। sin थीटा के मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है sin थीटा की? 1 होती है। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग क्लास 11th में पढ़े हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लिया गया एक्सप्रेशन हमें क्या है? टाउ मैक्सिमम की अगर हम बात कर रहे होंगे तो क्या मिल जाएगा? पी और साइन थीटा की वैल्यू हमने 1 रखा है, तो टाउ मैक्स आपको क्या मिल गया? पी। लेकिन ये कब आ रहा होगा अगर थीटा की बात करें? व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और 270 डिग्री। जब डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किए होंगे, उस केस में हमें टॉर्क क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। इसके सिचुएशन की बात करें, डायग्राम की बात करें, तो डायग्राम आप देख लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इसके डायग्राम की बात करोगे तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, और डाइपोल को हम क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर प्लेस कर रहे हैं। ये -q प्लस q। अब ये डाइपोल है तो p की डायरेक्शन क्या होगी? p की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मोमेंट और E के बीच में एंगल कितना है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। या तो इस तरीके से बन जाएगा या 270 डिग्री लेके आओगे आप तो इस डायरेक्शन में आप इसको बनाओगे। उन दोनों केसेस में आपको क्या मिलेगा? टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड सिचुएशन की कि क्या टॉर्क की वैल्यू 0 हो सकती है? क्या ऐसा हो जाए ये जो रोटेशनल मोशन कर रहा था, ये रोटेशनल मोशन भी इक्विलिब्रियम में हो जाए? तो ऑफ कोर्स हो सकती है, और वही होगा आपका दूसरा केस। टॉर्क फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मीन्स जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लेस कर दिया जाए, या डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस कर दिया जाए, मीन्स 0 डिग्री पे एंड 180 डिग्री पे। आप देखो, तो इस केस के लिए टाउ की वैल्यू की अगर बात करें तो टाउ इक्वल टू आपको क्या मालूम है? पी साइन थीटा। ठीक है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 तो टाउ क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। ठीक है, एंड फॉर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इस केस में भी टाउ क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। इन दोनों का डायग्राम बनाते हैं हम लोग। डाइपोल को 0 डिग्री पे रखा गया है, जो थीटा था उसको हम क्या कर रहे हैं? 0 कर रहा है। मीन्स डाइपोल किस तरह प्लेस कर दिया गया? इस तरीके से प्लेस कर दिया गया। ये हो गया पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड ये हो गया नेगेटिव क्यू चार्ज। नेगेटिव क्यू चार्ज। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितनी हो गई? 0 डिग्री। तो हमें क्या मिल जाएगा? टाउ इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो कि डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो गई? पी की डायरेक्शन इस साइड। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। 180 की बात करेंगे तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और टाउ क्या मिल जाएगा? 0 डिग्री। जब टॉर्क की वैल्यू 0 आती है
और वो 0 डिग्री पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है, मीन्स जब 0 डिग्री की बात करेंगे 180 डिग्री की बात करेंगे, तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम बन रहा होता है दैट इक्विलिब्रियम इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये चीज ध्यान रखो कि 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट वुड बी द केस फॉर टॉर्क व्हेन इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, एंड अनस्टेबल कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तो कहानी बच्चों थी कि टॉर्क हम लोगों को कितना मिल रहा होगा जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे। ठीक है, और इस टॉपिक के साथ हम लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसकी टॉपिक यहाँ पे आप लोगों की खत्म हो चुकी है। और इस चैप्टर को आप लोग रिवाइज करते चलोगे, सारे लेक्चर्स आप लोगों के चैनल पे अपलोड किए गए हैं, उसको सिक्वेंसली आप देखोगे, और जो भी डाउट होता है बिना किसी हेजिटेशन के आप लोग मुझे व्हाट्सएप या मेल आईडी पे आप अपनी इंक्वायरी या क्वेरीज जो भी हैं आप लोग सेंड करोगे और उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेशन हम लोगों का होगा उसके बारे में थोड़ी बात कर लें कि जितनी टॉपिक हम लोगों की चली है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चला है, डेरिवेशन से चला है, और कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, लेकिन जो जितनी टॉपिक हम लोगों की स्टार्ट हुई है जब तक उस पर आप लोग न्यूमेरिकल्स ना करो, 12th के बेस में फिजिक्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। इसलिए जो नेक्स्ट सेशन हम लोग का स्टार्ट होगा, जितनी टॉपिक कवर हुई है उस पर हम लोग न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, इसलिए आप लोग न्यूमेरिकल सेशन को बिल्कुल मिस नहीं करोगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।